ईयर एंड पे एनएवी मैनेजमेंट होता है, क्या होता है एनएवी मैनेजमेंट और इसका असर बाजार पे कैसे पड़ता है? जैसे ईयर एंड में बहुत सारे जो फंड्स हैं उनको उनकी ईयरली जो एनएवी है या पोर्टफोलियो वो डिक्लेयर करना होता है, और उसके बेसिस पे ही उनको जो कस्टमर को वो लोग जो भी चीजें दिखाते हैं वो उसी बेसिस पे होती है, क्योंकि एक ईयर एंड या क्वार्टर एंड जहाँ पे होता है। यूएस में ये नॉर्मली ईयर एंड जो है दिसंबर एंडिंग माना जाता है, जहाँ के इंडिया में हम लोग मार्च एंडिंग तक का लेते हैं। तो ऐसे समय पे जहाँ पे भी प्रॉफिट हो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का कहीं ना कहीं टारगेट रखा जाता है। जहाँ पे एक्यूमुलेशन के लिए जगह हो वहाँ पे एक एक्यूमुलेट करके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर किया जाता है, और ये रिस्ट्रक्चरिंग में मार्केट में इधर डिमांड और सप्लाई क्रिएट होते हैं। तो ये चीज नॉर्मली लास्ट 15 दिन में किया जाता है। तो हम लोग यहाँ से आगे आने वाले 10-15 दिन इसमें देखेंगे, और स्पेसिफिकली यूएस का बात करूँ तो 25 तारीख के बाद बहुत सारी छुट्टियां उधर होती है। तो कहीं ना कहीं 15 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में एक मोमेंटम क्रिएट होता है मार्केट में, जो नॉर्मली हम लोगों ने हर साल देखा हुआ है। सेम चीज इंडिया में भी होता है, जहाँ पे क्वार्टरली हम लोग एनएवी कहीं ना कहीं मार्क करते हैं। पोर्टफोलियोज कहीं ना कहीं रिस्ट्रक्चर्ड होते हैं। जो म्यूचुअल फंड के बड़े म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो वो रिस्ट्रक्चर्ड होता है, फिर उनके कहीं वो दायरे से थोड़ा बहुत बाहर जाता है तो वो दायरा भी कवर होता है। जहाँ पे एडिशनल पोजीशन बनानी होती है वहां पे पोजीशंस भी बनती है, और एक क्वार्टरली रिव्यू भी ये टाइम पे किया जाता है। वो उसके हिसाब से जो भी चेंजेस आते हैं पोर्टफोलियोज में उसके डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होते हैं, क्योंकि जो फंड्स होते हैं उनका साइज थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से ज्यादा होता है, और उसमें अगर 1 या 2% का रिस्ट्रक्चरिंग भी आता है तो एक साइजेबल अमाउंट का रिस्ट्रक्चरिंग आता है। तो उसके हिसाब से ये होता है आपका एनएवी मैनेजमेंट के, जहाँ पे हाइयर एनएवी लाने का ट्राई भी किया जाता है, और एक तरीके से पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग भी होता है। तो उसके कारण जो मार्केट में मोमेंटम आते हुए दिखते हैं, उसका कारण मार्केट में कुछ ना कुछ मूव्स बनते हैं। ठीक है विशाल सर, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है कि हमेशा इसी तरफ होगा ये मोमेंटम, या दोनों तरफ हो सकता है? नहीं, आपने मुझे क्लियरली सुना नहीं, फिर मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि इसमें डायरेक्शंस कुछ नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो कहीं ना कहीं आपको सप्लाई भी आएगा, और वही फंड कहीं ना कहीं वापस इन्वेस्ट भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग मूव ज्यादा होता है मोर देन डायरेक्शनल मूव। लेकिन नॉर्मली ये लोग या फंड्स जो होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो फ्रंटलाइन में ज्यादा होता है, या मिड कैप होगा तो लार्ज मिड कैप में ज्यादा होंगे, स्मॉल कैप होगा तो स्मॉल कैप में भी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स है उसमें ज्यादा मोमेंटम रहता है। तो नॉर्मली यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक वोलेटिलिटी हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बेसिकली मतलब जो बड़ा मोमेंटम होगा वो स्टॉक स्पेसिफिक होगा, ओवरऑल बाजार पे उतना नहीं होगा, क्योंकि वो खरीदेंगे भी और बेचेंगे भी। लेकिन जिन चीजों को बेचेंगे तो वहां पे रेट्स का अलग तरीके से चेंजेस आएगा, जिन चीजों को खरीदेंगे वहां अलग तरीके का। तो दोनों चीजों का एक रिस्क और रिवॉर्ड जैसी चीज अगर समझी जाए तो वो अलग अलग, वो स्टॉक स्पेसिफिक हो सकती है या सेक्टर स्पेसिफिक भी हो सकती है। ठीक है, तो विशाल सर ये कह रहे हैं कि एक तरीके से दिवाली पे जो हम अपने घरों में सफाई करते हैं और एक बार सब चीजें को देखते हैं कि कौन सा सामान पुराना हो गया, कौन सा खराब हो रहा है, उसको हटा देते हैं, उसकी जगह नए सामान खरीद के लाते हैं कि ये टीवी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत पुराना हो गया है, और नया मॉडल लाते हैं, नया फोन लाते हैं, नया फर्नीचर लाते हैं, उस तरीके की चीजें। तो कहीं ना कहीं एक वो वाली रीशफलिंग, एक वो वाली रिस्ट्रक्चरिंग पोर्टफोलियोज के अंदर में म्यूचुअल फंड्स करते हैं। और म्यूचुअल फंड्स क्योंकि आप जानते हैं कि वो कई सारे स्टॉक्स को लेकर के एक फंड क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर में एनएवी जब उन्हें देखना होता है आखिरी के उसमें कि साल क्लोज करेंगे और कितना रिजल्ट आ रहा है, और उसके हिसाब से एनालाइज करते हैं। तो जो उन्हें कमजोर दिख रहे होते हैं, चाहे वो स्टॉक्स या सेगमेंट उनको वो हटाने की कोशिश करते हैं। तो वो चाहे कम उसमें वो हटाते हैं वहां से, और नई चीजें जहां पे उनको पोटेंशियल दिख रहा होता है वो उसको बाय करते हैं, तो वो वहां की खरीदी होती है। तो ये दोनों चीजें ईयर एंडिंग में हो रही होती हैं, उसके चलते बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत सारा वोलेटिलिटी आ सकती है। ठीक कह रहा हूं विशाल सर, यही कह रहे हैं? डेफिनेटली सर, यही कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करने के लिए, और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू लवजीत जी। डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि बोनांजा पोर्टफोलियो लिमिटेड एक रिसर्च एंटिटी है। वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एंटिटी। जो भी हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉक के लिए बात किया है,
आज तो हम लोगों ने कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट बाकी भी जो स्टॉक पे डिस्कशन हुआ है, कहीं भी हम लोगों का मोर देन 1% पोजीशन नहीं है। कहीं भी कोई भी माध्यम से हम लोग फाउंडर इंडिया के साथ हो या कोई भी कंपनी हम लोगों ने जो डिस्कस किए उनके साथ हो, फंडामेंटली और फाइनेंशियली हम लोग उसके साथ कोई भी तरीके से जुड़े नहीं हैं। ठीक है, यही मैं आज का डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। जी जी। तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि विशाल सर और फाउंडर इंडिया के बीच में भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, उनकी कंपनी के बीच में भी, और उनका और उनकी कंपनी का किसी भी इन कंपनीज इन स्टॉक्स को जिनकी हमने बात करी उन शेयर्स के उन कंपनीज के साथ में भी कुछ ऐसा नहीं है, और उनका खुद का भी इन्वेस्टमेंट और आज रिकमेंडेशन भी नहीं थी, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे विशाल वाघ जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से बाजार में काम करें और साल के आखिर में क्या चीजें चेंज होती हैं और क्यों इस समय भी सावधानी और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है।